डॉक्टर साहब, आज जो है राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने जा रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? 172 सीटें, यानी इसका मतलब है 120 शायद उन्होंने पहले कहा था। फिर जी उन्होंने, जाहिर है कि अभी तो सबबंदी हो रही है जी और सबबंदियां जो हैं वो इलेक्शंस में जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं और जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं उनकी मुलाकातें हो रही हैं जी मुख्तलिफ सियासी जमातों से। और अब इसमें जो है वो जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनसे आज जो है वो तफ्तीश हुई है। 190 मिलियन पाउंड का जो उन पे केस चल रहा है, और वो जो तफ्तीश है जेल में वो तकरीबन 6.25 घंटे सही। जारी रही है। तो मतलब इतनी तवील जो है वो एक उनके साथ तफ्तीश हुई है। बाकी जो मुस्लिम लीग नून तो जाहिर है कि वो तो तकरीबन तय है कि उनके वज़ीर आज़म हैं, सही। और वो ख़ुद भी क्या, अब ये कि सादा अक्सरियत से होगा, ज़ाहिर है 2/3 तो नहीं, सादा अक्सरियत भी, लेकिन यह है कि 84 थी उनकी सीट्स, तो 84 से अब 172 उन्होंने करनी है। और इस 172 में जो है वो अब एक, तो वही बात है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन होगा, क्योंकि बिलावल जो हैं वो अपने आप को वज़ीर आज़म के तौर पे पेश कर चुके हैं। और इसमें एक जो बात है दरमियान में, वो पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग नून के कुछ ज़राए, यानी वो नवाज शरीफ साहब को कोट नहीं कर रहे ना, वो गालिबन अभी कोई ऐसी बात हुई है, लेकिन यहाँ पर पावर कॉरिडोर में जो कल एक बात चल रही है कि जरदारी साहब को जो है वो अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म आते हैं तो जरदारी साहब को सदारत देती जाए, ये एक बात चल रही सही। है। लेकिन इस बात की कोई मतलब यानी बहुत आगे ये बात सही। नहीं चल ज़रूर रही है, क्योंकि जरदारी साहब को भी ये पता है अच्छी तरह कि नवाज शरीफ जो है वो राजा परवेज़ अशरफ नहीं है, और नवाज शरीफ भी जानते हैं कि ये जो हैं जरदारी साहब वो ममनून हुसैन साहब नहीं है। तो इसलिए ये जो है ये अभी तो खिचड़ी उधर पक रही है कि इलेक्शन कैसे, कौन जी जीतेगा, क्या कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन ये कि हलफ बहरहाल उठाने के बाद अगला मरला जो है वो सेनेट के इलेक्शंस का होगा, और वो फिर सदर का, कि सही। सदर कौन होंगे। तो आरिफ अलवी साहब तो कह चुके हैं कि जो भी जी सदर होगा, जो भी वज़ीर आज़म होगा, नवाज शरीफ साहब होंगे तो उनसे। तो ये अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह से मामला आगे बढ़ते हैं। बीच में एहतसाब की बात भी चल रही है, जी वो कहाँ तक पहुँचती है, क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। लेकिन अभी तो क्रिकेट का है ना, तो ज़रा क्रिकेट की बात करते हैं। और कल फाइनल है जी इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का, और बड़ा जनाब धूमधाम से वहाँ पे अहमदाबाद में बड़ी रौनकें लग रही हैं। और वहाँ पर जो है वो क्रिकेट की बात करके उसके बाद फिर हम आते हैं, और क्रिकेट की बात में भी थोड़ी सी जो सियासत है, इसलिए मैं उस पर बात करूँगा। और उसमें कल जो तकरीब है उनकी फ़ाइनल मैच की, वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होगी, ठीक सही। है। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शायद ख़ुद भी उसमें शरीक होंगे। सही। उसमें फिर एयर शो है एयरफोर्स का, जो जी वहाँ पर अपने जो एयरफोर्स है वो वहाँ पे एक शो होगा उनका। सही। और इसमें जो है वो फिर एक जो तकरीब होती है, जी जिस तरह से इब्तिदाई तकरीब होती है, उसमें गाने वगैरह वो सारे होंगे। लेकिन जो इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि 1975 से लेके जी 2019 तक जो वर्ल्ड कप के विनर कैप्टन्स हैं वो सारे उसमें शरीक हो रहे हैं, बल्कि उनकी एक वो परेड करेंगे उसमें ना। उसमें सही। कपिल देव भी हैं, उसमें क्लाइव लाइड हैं, उसमें एलन बॉर्डर हैं, उसमें रिकी पॉन्टिन हैं, और उसमें एम एस धोनी हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया के माइकल क्लार्क हैं, और इंग्लैंड के मॉर्गन हैं। तो ये जो हैं, ये जितने भी, और तवील फहरिस्त जो है, जितने भी लोग 1975 से 2019 तक जो वर्ल्ड कप विनर्स हैं, यानी 1975 में तो क्लाइव लाइट थे ना, जी 75 में तो वो भी मौजूद होंगे, सही। और कपिल देव 83 के थे वो भी होंगे, 87 के एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया के वो भी होंगे। सही। अच्छा, लेकिन जो 1992 के कैप्टन नहीं होंगे वर्ल्ड कप के। अच्छा, यहाँ से उनकी वो बड़ी अच्छी गई है, वो एक उनके लिए वहाँ से बाकायदा इनविटेशन आया। ये बड़ी अजीब बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 1992 के वर्ल्ड कप कैप्टन के लिए इनविटेशन आया पाकिस्तान। सही।
तो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि वो अपनी ज़ाती मसरूफियात की बुनियाद पे शिरकत नहीं कर सकते, तो उनकी तरफ से माजरत कबूल की जाए। ये बड़ी देखें कितना, तो उन्होंने कहा जी अच्छा, सही। तो हमारा उनको सलाम पहुंचा दीजिएगा, और वो एक वो जो उनका वो जो ब्लेज़र वगैरह जो भी है वो गिफ्ट उनको आप पहुंचा दें, अगर वो बिज़ी हैं तो। उन्होंने कहा जी बस वो बिज़ी हैं, वो आ नहीं सकते उसकी वजह से, वरना वो ज़रूर आते। उन्होंने कहा जी इंडियन बोर्ड ने भी कहा कि अच्छा जी हमारी तरफ से, तो ये मामला। बहरहाल कल ये बड़ा एक ज़बरदस्त मैच है, और हमारी तो इसमें मेरी ज़ाती जाहिर है कि मैं इसमें उससे हट के कब तो जनूबी एशिया में आना चाहिए। सही। ठीक है ना, मज़ा तो है कि यहीं पे खपा है, पड़ोस में आ जाए तो बाकी सारी बातें चलती रहती हैं, मगर ये है कि पड़ोस में कब यहाँ आना चाहिए, तो फिर ज़रा हल्लड़ गुल्लड़ सही में चाहिए। अच्छा बहरहाल, अच्छा अब इसमें दूसरी जो मामला है, ये तो क्रिकेट से हट के, अब ये देखें ना सियासी पहलू उसमें है, तो इसलिए क्रिकेट को डिस्कस किया कि वर्ल्ड कप के 1992 के विनर के अलावा सारे हैं, और वो बिजी हैं ज़ाती मसरूफियात की बुनियाद पर। अब इसमें ये जो मामला है कि सफ़ीर मिल रहे हैं, ये तो नॉर्मली हमेशा ही होता है, इससे पहले भी, हाँ हमेशा पहले भी होता है, ये 2013 में भी, उससे पहले भी, और ये सारे इलेक्शंस वगैरह में होता है। सारा वो ज़ाहिर है कि जायज़ा लेने के लिए टीम्स भी आएंगी, अभी कितने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने हैं, और मतलब है कि वो सारा भी मामला चलेगा, भी सब बंदियाँ होंगी, अभी फैसले आएंगे, सारे सब कुछ होगा। और इसमें जो है वो दूसरी जो बात है वो ये है कि मामलात ख़राब हो रहे हैं, आसपास के जो ख़राब होते मामलात हैं उनके असरात जो हैं वो यानी ग्लोबल लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि एपेक का इजलास ख़त्म हुआ सैन फ्रांसिस्को में, और चाइना के प्रीमियर वहाँ गए, शी जिनपिंग वहाँ गए, और शी जिनपिंग ने अपनी तकरीर की, मुलाकात की बाइडन के साथ, प्रेसिडेंट बाइडन के साथ मुलाकात की, और हम बात कर चुके हैं जी जी। और वो बड़ा अच्छा सा सारा कुछ हो गया। लेकिन उसके असल तो ये एपेक की समिट थी ना, जो एपेक की समिट का जो एलामिया था, उस एलामिया में कुछ जिक्र होता, तो बहरहाल ये हुआ कि 3 मुल्क जो हैं, ब्रुनाई और इंडोनेशिया और मलेशिया, उन्होंने कहा कि जी इसमें तो गज़ा का डलेगा, और इसराइल का कत्लेआम के ख़िलाफ़ बात होगी, और इसमें गज़ा का डलेगा। अच्छा, कुछ मुल्कों ने कहा कि अच्छा ऐसा है कि इसको फिर बैलेंस करें, इसमें आप ये भी डालें कि जी हमास के तरफ से भी लोग छोड़े जाने चाहिए, उनकी भी मजम्मत होनी चाहिए। फिर यूक्रेन के ऊपर डिवीज़न हो गई कि जी यूक्रेन का जिक्र भी होना चाहिए इसमें। तो आखिर में वो यूक्रेन के ऊपर फिर कैसे हो, रशिया का करना, ना कहा जी रशिया का तो नहीं करें, ये कहें कि जी अच्छा अमेरिका की जी ज़ाहिर सैन फ्रांसिस्को में हो रहा है, तो रशिया की कोई तो मजम्मत हो। तो वो जो है आखिर में जो उनका अलामिया है, उसमें दुनिया जहाँ की सारी बातें हैं, उस अलामिया को अगर देखा जाए जी, तो उस अलामिया में सारा दुनिया का उन्होंने एपेक के ममालिक ने, हमारे बरादर ममालिक हैं, पूरी दुनिया उसमें डिस्कस की है उन्होंने, कहाँ पे क्या होना चाहिए, कहाँ पे क्या होना चाहिए, किस मुल्क में। एक लंबी जनाब उनकी एक जो है ना वो है उनकी प्रेस रिलीज़ और स्टेटमेंट, और उसमें अगर कोई वाहिद चीज़ नहीं है तो ना उसमें कहीं गज़ा का जिक्र है, और ना उसमें यूक्रेन का भी जिक्र नहीं है। सही। यानी यूक्रेन में जंग के ऊपर एपेक के ममालिक का क्या पॉइंट हुआ ये भी नहीं है, और गज़ा के ऊपर ये भी नहीं है, क्योंकि इस पर इतना इख्तलाफ पैदा हो गया मुल्कों का कि क्या करें क्या ना बात करें, क्या होने का, दोनों को ही छोड़ो। सही। तो दोनों ही नहीं है, और बाकी बातें कि अमन होना चाहिए, दुनिया में शांति होनी चाहिए, होना चाहिए, वो होना चाहिए। अच्छा जी, तो बहरहाल ये इजलास चूँकि माशी हवाले से ही था, तो ठीक है, हम कह सकते हैं कि ठीक है, इसमें कोई ऐसा मुज़ायका नहीं। लेकिन ये डिक्लेरेशन है, ये उनका कल आया है शाम में, तो मैं इसको देखा, पूरा पढ़ा मैंने, बड़ा तवील, इसमें इधर की उधर ऐसे पानी बिल्कुल होता है ना कि बस वो लिख दिया किसी ने, तो बोरिंग डिक्लेरेशन है, माज़ के साथ बोरिंग डिक्लेरेशन है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तलखियाँ अपनी जगह मौजूद हैं, मुल्कों की दोस्तियाँ अपनी जगह मौजूद हैं, तिजारत के ऊपर वो सारे के सारे जो हैं वो चाहते हैं कि तिजारत चले, काम चले, मईशत चले आगे। दूसरा मामला जो है वो ये है कि गज़ा और जो इसराइल और फ़लस्तीनियों का मामला, एक बड़ा थिंक टैंक है IISS, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, सही। और वो साल में 2-3 पहले तो उनकी एक जिनीवा में भी होती थी सिक्योरिटी समिट,
और जिनीवा में तो मेन बड़ा होता था उनका। फिर एक और साथ उसके ये जो मनामा में उनका जो बहरीन में है, ये एक डायलॉग जो मिडल ईस्ट फोकस्ड ज़्यादातर होता था। कई दफ़ा मैं उसमें गया हूँ, इन कॉन्फ्रेंसेस में बहुत दफ़ा अटेंड किए हैं। और जो है वो एक इनका फिर शंग्रीला डायलॉग जो कि सिंगापुर में, और वहाँ पर ज़्यादातर ये है कि ये जो पैसिफिक के मामलात हैं, तो इनका अब जो है वो यहाँ पे मनामा डायलॉग इनका बहरीन में चल रहा है। तो उस डायलॉग में ये होता है, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है बुनियादी तौर पर। सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ये होता है कि जो अफवाज के नुमाइंदे भी आते हैं। मतलब मैं एक दफ़ा कॉन्फ्रेंस में था, मेरे ख्याल से सिंगापुर में शायद, तो वहाँ पे हिलरी क्लिंटन आई थी मिसाल के तौर उस वक्त, और कभी जो हैं वो कोई चीफ्स होते हैं फ़ौज के, तो मतलब सिक्योरिटी ओरिएंटेड ये कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। और चाइना के जो हैं वो जो उनके मिलिट्री के कमांडर्स आए हुए थे। और तो ये जो आज हुई है कॉन्फ्रेंस, ये जो पिछले 24 घंटों के दौरान, तो इससे 2-3 शख्सियात ने ख़िताब किया है, और वो ख़िताब बड़ा इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो उसमें में उन्होंने एक तो ख़िताब उनका हुआ है ना ब्रेट मैकर्ग का। ब्रेट मैकर्ग वो हैं जो कि मशरिक़ वस्ता के नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं, और जो भी आए थे इरग़ाम वालियों को छुड़ाने जी। और जिन्होंने आने के बाद इसराइल का दौरा किया था, फिर उसके बाद से इजिप्ट नज़र आए थे, उसके बाद वो कहीं नज़र नहीं आए। उसके बाद कहीं ये था कि बच्चे इरग़ाम वाली छोड़ दिए जाएंगे, 80-50, 70 जवाब में ये होगा, आगे ये होगा, लेकिन वो मामला कहीं रुक गया, वो मामला फंस गया। और आज जो है वो ब्रेट मैकर्ग ने जो है वो ये कहा कि नहीं जी, पहले हमास को अपने सारे उनके पास जो ये रमाली हैं इसराइल के, वो छोड़ने पड़ेंगे, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। इससे ज़ाहिर ये हुआ कि विलियम बर्न्स का दौरा भी नाकाम हुआ, कोई यहाँ पे अमन नहीं आ सका, और सेक्रेटरी ब्लिंकन के बहुत से दौरे नाकाम हो चुके। और इनसे उम्मीद थी कि ये जो तबादले, चूँकि पहले कैदियों के तबादले और ये रमालियों के, तो उसमें ये कोई रोल प्ले करेंगे, लेकिन वो ये इन्होंने भी आज उस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि जी एक साइड पहले करेगी तो फिर दूसरी साइड करेगी। ये साथ साथ, पहले ये हो रहा था कि दोनों साथ साथ छोड़ेंगे, ठीक है, उधर से भी लोग रहे होंगे, इधर से भी होंगे। आज उन्होंने स्पीच में ये कह दिया। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच, और भी स्पीचेस हो रही हैं उसमें, लेकिन जो दूसरी स्पीच है जिसको मैं ज़रा बड़ी अहमियत दे रहा हूँ, वो उसमें जो मेज़बान मुल्क है, यानी जहाँ पे ये हो रहा है, ये बहरीन में हो रहा है। बहरीन जो है वो 2020 में जो अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे, तो जिन मुल्कों ने अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत इसराइल से ताल्लुकात बहाल किए थे, उनमें एक बहरीन था। और बहरीन वो वाहिद मुल्क है 2020 में ताल्लुकात बहाल करने वाला जिसने इसराइल के सफ़ीर को निकाल के और माशी ताल्लुकात इसराइल से तोड़ लिए हैं। तो वो मेज़बान मुल्क था। अब उनके जो उनके वली अहद हैं, वो उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ख़िताब किया, और उस कॉन्फ्रेंस में जो उनका ख़िताब था वो बड़ा सख्त था। यानी सलमान बिन हमाद अल खलीफा जो हैं, उन्होंने इस फ़लस्तीनियों के लिए बहुत स्ट्रेट बात की उन्होंने। और उन्होंने ये कहा उसमें कि ये राइटर्स को मैं कोट कर रहा हूँ, सेकंड स्लाइड कि अच्छा, राइटर्स भी ऐसे जिक्र कर रहा है बहरीन का जैसे राइटर्स को पता ही नहीं कि ये कोई मतलब है कि कोई छोटा सा कहीं कोई किसी कोने खुदरे में कोई। बहरीन एक बहुत ज़बरदस्त मुल्क और बड़ी पावर है उनकी, ठीक है, और उनकी बड़ी हैसियत एक ख़ित्ते में भी है और दुनिया में भी है। अब राइटर्स किस तरह लिख रहे हैं, गल्फ अरब स्टेट बहरीन कॉल्स फॉर हमास इसराइल होस्टेज ट्रेड। ये एक तो अल्फाज भी पता नहीं किसने यहाँ से ये जो है ये वो अजीब से अल्फाज उन्होंने यूज़ किए। बहरहाल उन्होंने कहा, जो उसमें सलमान बिन अहमद अल खलीफा हैं, उन्होंने कहा कि जी ये तो यहाँ से होना चाहिए, यानी फौरी तौर पे उधर से भी लोग रहे हों, इधर से भी लोग रहे हों, यानी वो उसी फार्मूले पे जाएं कि फ़लस्तीनी जो कि जेलों में कैद हैं उनको रिहा किया जाए, और उधर से जो है वो हमास के लोग उनको छोड़ दें।